जब आप वैल्यूएशन करते हैं किसी कंपनी का या फिर असाइनमेंट किसी कंपनी के लिए जाते हैं करने के लिए, तो पहला आपके दिमाग में आता क्या है? दूसरी चीज कि कौन से मेथड से आप वैल्यूएशन करते हैं? वैल्यूएशन जब भी हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पर्पस ऑफ वैल्यूएशन क्या है हमारा। सीधा ही हम लोग मेथड पे जंप नहीं कर सकते, बिकॉज पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम कौन से वे से इस कंपनी को इवैल्यूएट कर सकते हैं। एसेट अप्रोच कब लगाना चाहिए? तो एसेट अप्रोच आपको तब लगानी है जब उस कंपनी का वैल्यू आपको लगता है कि इट इज ड्रिवन बाय द असेट्स, नॉट बाय द फ्यूचर अर्निंग्स। या तो आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर अर्निंग्स किस हिसाब से होने वाला है, या फिर आपके पास उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या फिर डेटा या फिर वैलिडेशन प्रूफ्स अवेलेबल नहीं है। अगर 10 लोग एक ही बिजनेस का वैल्यूएशन करेंगे तो क्या सबका एक ही नंबर होगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज वैल्यूएशन इज नॉट अबाउट द नंबर्स, इज पर्सपेक्टिव। चाहे वो फाउंडर हो या इन्वेस्टर हो या फिर सीईओ या फिर सीएफओ या फिर एक नॉर्मल स्टूडेंट्स। तो इस पॉडकास्ट में हम लोग डिकोड करेंगे कि वैल्यूएशन डिसाइड कैसे होता है। वेलकम बैक टू अवर चैनल प्योर वैल्यू टॉक्स। वी हैव विद अस मिस्टर विक्रम शर्मा, एमडी एंड फाउंडर प्योर वैल्यू ग्लोबल। वेलकम सर, वेलकम टू पॉडकास्ट। थैंक यू सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप वैल्यूएशन करते हैं किसी कंपनी का या फिर असाइनमेंट आप किसी कंपनी के लिए जाते हैं करने के लिए, तो पहला आपके दिमाग में आता क्या है? दूसरी चीज़ कि कौन से मेथड से आप वैल्यूएशन करते हैं? तो राहुल, मैं ना आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफाइन करूँगा, बिकॉज देखिए, कोई भी असाइनमेंट जब हमारे पास आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या है और पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन का पर्पस क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि वही पर्पस आपका वैल्यूएशन के अंदर यूटिलाइज होगा। ओके। तो वैल्यूएशन जब भी हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पर्पस ऑफ वैल्यूएशन क्या है हमारा। तो सीधा ही हम लोग मेथड पे जंप नहीं कर सकते, बिकॉज आप ये मान के चलिए कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम कौन से वे से इस कंपनी को इवैल्यूएट कर सकते हैं। बहुत सारी वेज हैं उसको करने के। ओके। लेकिन अगर मैं उसको कैटेगराइज करना चाहूँ फिनेंशियल टर्म्स में, तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि मेथड पे जंप करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम अप्रोच कौन सी लगाएंगे। ओके। तो किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी असेट को, क्योंकि आज की डेट में वैल्यूएशन सिर्फ एक कंपनीज तक नहीं रह गया है, जो हमारे एसेट्स हैं किसी कंपनी के अंदर अगर एसेट्स हैं तो उनको भी इंडिविजुअली अगर आपको वैल्यूएशन करना है तो आपको उसके लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं जो आप कंपनी के लिए करते हैं। ओके। तो लेट अस अज्यूम किसी कंपनी का असाइनमेंट हमारे पास आता है, तो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के बाद, पूरी ट्रांजैक्शन को समझ लेने के बाद हमें ये समझ में आता है कि हाँ, व्हाट इज़ अवेलेबल विद अस। ओके। अब जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है उसके बेसिस के ऊपर आई विल डिसाइड द अप्रोच। ओके। कि मुझे उस वैल्यूएशन के पर्पस तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी अप्रोच से जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर फिनेंस की टर्म्स में हम लोग बात करें या वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से हम लोग चीज़ों को देखें तो 3 अप्रोच हैं जो कि वैल्यूएशन में हम लोग कंसिडर करते हैं। सबसे पहले होता है असेट अप्रोच, सेकंड नंबर पे होता है इनकम अप्रोच और थर्ड नंबर पे मार्केट अप्रोच। अब ऐसा कोई सीरियल नहीं है कि फर्स्ट एसेट है, बट हाँ 3 है, एसेट अप्रोच है, मार्केट अप्रोच है और इनकम अप्रोच है। ओके, यानी कि 3 अप्रोच से वैल्यूएशन। जी, 3 अप्रोच से। हाँ, 3 अप्रोच। पहले हमें ये समझना पड़ेगा अप्रोच एंड मेथड इज डिफरेंट। अप्रोच होता क्या है बेसिकली? हाँ, तो अप्रोच अलग चीज़ है और मेथड अलग चीज़ है। अप्रोच मतलब कि आप उसको किस एंगल से देखेंगे, किस चीज़ से पिक करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो जैसे कि आप किसी भी असेट को या फिर किसी भी कंपनी को जब आप लोग इवैल्यूएट करने के लिए जाते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका इंग्रेडिएंट का क्या लेवल है। ओके। क्या वो असेट स्पेसिफिक कंपनी है, एसेट स्पेसिफिक इन द सेंस कि क्या मैं उसका वैल्यूएशन एसेट के मेथड से निकालूं, क्या मैं उसको उसके इनकम पे फोकस करूं, या फिर मैं मार्केट के हिसाब से उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करूं। इसको और भी इजी तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि देखो, जब भी मैं बात कर रहा हूँ एसेट अप्रोच की, तो यानी कि कहीं ना कहीं से जो इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी डेटा मेरे पास आएगा वो मोर और लेस बैलेंस शीट से ज़्यादा होगा। ओके, राइट। और जब मैं इनकम अप्रोच के लिए जाऊँगा तो वहाँ पर मेरा जो मेन फोकस एरिया रहेगा वो इनकम स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, मैं अर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा, मैं फ्यूचर अर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा। और तीसरे नंबर पे जब मैं मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं मार्केट अप्रोच की बात कर रहा हूँ, तो मैं
अपनी कंपनी को या अपने सब्जेक्ट जो भी है जिसका मैं वैल्यूएशन करना चाहता हूँ उसको मैं ये देखूंगा कि मार्केट के अंदर उसका बिहेवियर कैसा है। ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अप्रोच के बारे में ये समझना होगा कि कोई भी कंपनी का जब हम लोग वैल्यूएशन करने के लिए जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे कोई एक अप्रोच को फॉलो करना है। ओके। ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन ही ना हो, आप सिर्फ एक ही अप्रोच यूज़ कर पाओ। ऐसा भी केस हो सकता है कि जिसके अंदर तीनों अप्रोचेज अप्लाई हो जाए। ऐसा हुआ है कभी? बहुत बार होता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल? तो जो भी कंपनीज का हम वैल्यूएशन करते हैं, तो अगर मेच्योर कंपनी कोई है तो देखो, जो एसेट वैल्यूएशन होता है ना, वो आपको एक बेस लाइन प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि आप उसकी अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि इन हाउस हमारे पास क्या है, मेरे पास एसेट क्या है। अब देखो, ये और भी डीप है कि पहले तो हम लोग एसेट्स देखते थे कि ठीक है मेरे पास मशीनरी कितनी है, रॉ मटेरियल कितना पड़ा है, ठीक है, बाकी करंट एसेट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें कैसे हैं। लेकिन आज की डेट में क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर आके आपके इंटेंजिबल एसेट्स भी खड़े हैं। ओके, जैसे इंटेंजिबल? देखो, आईपी जैसे सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है, आपने इंटरनली कोई चीज़ बना लिया है या आपने कोई कोड बना लिया है, ठीक है, जिसको आप बाद में कैपिटलाइज कर सकते हैं या फिर मार्केट के अंदर जाके आप उसको सेल कर सकते हैं, जो भी है उसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला पैरामीटर से मुझे जाना है। ओके। ठीक है, तो एक कंपनी ऐसी है जिसके अंदर असेट भी हैवी है, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी भी उसकी अच्छी है, ठीक है, और मार्केट में उसके लेवल के कॉम्पिटिटर्स या पीयर ग्रुप भी अवेलेबल है। तो तीनों ही अप्रोच से हम उसको इवैल्यूएट करके देख सकते हैं। और इन जनरल मैं आपको बताऊं, आज की डेट में जितनी भी हम कंपनीज को इवैल्यूएशन करते हैं, तीनों ही अप्रोचेज हम लगा के देखते हैं। ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट और बढ़ जाता है और वैल्यूअर का उसमें जो डिसीजन मेकिंग है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पूरा एनालिसिस करने के बाद, पूरा वैल्यूएशन जब आप लोगों ने कर लिया, उसको करने के बाद तीनों अप्रोचेस से जब आपकी वैल्यूएशन आती है, तो तीनों अप्रोचेस को आपको अलग अलग वेटेज देना पड़ता है। ओके। कि मैं एसेट अप्रोच से 30% वेटेज लूँगा, 40% जो है मैं अपना इनकम से लूँगा और बाकी बचा हुआ 30% जो है मैं मार्केट अप्रोच से लूँगा। तो ये एक जो परफेक्ट ब्लेंड बनता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके। ठीक है, ये एनालिस्ट को डिसाइड करना होगा, वैल्यूअर को डिसाइड करना होता है कि ओवर पीरियड ऑफ दैट जर्नी ऑफ डूइंग दैट वैल्यूएशन, उसका क्या परसेप्शन है अबाउट दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट और कंपनी। ठीक है, तो उस बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करता है कि क्या उसका वेटेज होगा। तो देखिए राहुल, ऐसा है ना कि इसके अंदर मैं आपको ना कुछ बुलेट्स बता देता हूँ। ओके। कि क्या क्या चीज़ों के बेसिस के ऊपर हम लोग अप्रोच वाली साइड में जा करके डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये था कि हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं। डिसाइड, ठीक है। और वन मोर थिंग सर, आपको जस्ट इंटरप्ट करना चाहता हूँ। जैसे जितने भी कंपनी के फाउंडर्स हैं, तो उनके भी दिमाग में ये आता है कि उनके दिमाग में आता है कि तीनों जो आपने बताया अप्रोच होते हैं, 3 अप्रोच के बाद ही आप वैल्यूएशन करते हैं, मतलब जो मेथड होता है वैल्यूएशन का, तो वो भी आपको बोलते हैं कि हाँ इस मेथड से करना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है? देखिए, ऐसा है कि लगभग 80% फाउंडर्स को या फिर बिजनेस ऑनर्स को इसकी नॉलेज नहीं होती है। ठीक है? तो ये वैल्यूअर्स के हाथ में या एनालिस्ट के हाथ में होता है कि हमें कौन सा लगाना है। और ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है, अगर मान लो 20% को पता भी है, तो जितने ज़्यादा अप्रोचेस को हम लगा पाएंगे उतना ज़्यादा रियलिस्टिक वैल्यूएशन निकल के आएगा। नॉलेज इज़ गुड, बट डेफिनेटली एनालिस्ट का डिसीजन शुड बी द फाइनल डिसीजन, बिकॉज वैल्यूएशन उसका फोटे है। क्योंकि आप तो जब अपनी कंपनी का वैल्यूएशन खुद अपने आप करेंगे, तो इट्स जस्ट लाइक योर बेबी, आपको अपने बेबी में तो कोई प्रॉब्लम लगेगी नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट कर रहा है आपका, और वो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को बराबर ट्रीटमेंट देगा। ओके। ठीक है, तो उसके बाद जो जस्टिफिकेशन होगा उस वैल्यूएशन रिपोर्ट का, दैट विल बी वेरी रियलिस्टिक। ओके। तो अब इसमें कुछ मैं बुलेट्स आपको मेन बता देता हूँ कि जब हम लोग अप्रोचेस के बारे में बात करते हैं तो व्हाट गोज इन आवर माइंड। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर पे हम ये देखते हैं कि नेचर ऑफ असेट क्या है। ओके। आप इवैल्यूएट क्या करने जा रहे हो। सपोज करिए एक ऐसी कंपनी है जो रेवेन्यू जनरेट ही नहीं करती है, बहुत ही डिस्ट्रेस सिचुएशन में है, ऑन द वर्ज ऑफ जस्ट उसको सेल करना है ऑनर को। ठीक है, अब उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, तो उस कंपनी में क्या है, हमारे पास सिर्फ असेट पड़ा है। ठीक है, तो उस कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी, सारे असेट्स का जो भी मार्केट वैल्यू है, ठीक है, तो वो उसका वैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास उसको इवैल्यूएट करने के लिए सिर्फ एसेट ही अवेलेबल है। ओके। सेकंड बुलेट में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल। ओके। अगर फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल है, यानी कि आगे आने वाले टाइम में आपको लगता है कि ये कंपनी रेवेन्यूज जनरेट कर सकती है, प्रॉफिट्स ला सकती है,
तो मेरा पर्सपेक्टिव ये होगा कि हाँ ठीक है, एक से ज़्यादा अप्रोच मैं इसके अंदर लगाऊंगा। ठीक है, तो ऐसी अगर कोई कंपनी है जिसके अंदर एसेट भी अच्छा है और फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी भी उसकी बहुत हाई है, तो हम उसके अंदर सेकंड अप्रोच यानी कि इनकम अप्रोच भी अप्लाई कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे फिर हम ये देखते हैं कि जो कंपनी हम इवैल्यूएट करने वाले हैं, क्या मार्केट में उसका पीयर ग्रुप अवेलेबल है, क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ मार्केट में। क्योंकि जो तीसरी मेरी अप्रोच है उसके लिए ये पता होना ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर इससे सिमिलर कोई कंपनी है या फिर कोई कंपनी ऐसी है जिसके अंदर सेम प्रोडक्ट है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो प्रोडक्ट 100% सेम हो, बट एटलीस्ट आई शुड हैव सम आइडिया कि हाँ ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसके कंपेरेबल एक कंपनी के पास इस तरह के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, दैट इज़ अगेन टॉपिक ऑफ फर्दर डिस्कशन कि आप उसमें से वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। बट हाँ, जब हम लोग कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो हम सब एंगल से देख रहे हैं। मैं उसको एसेट के साइड से जाके भी देखूंगा, मैं इसको इनकम के पर्सपेक्टिव से भी देखूंगा, और मैं तीसरे नंबर पे उसको मार्केट के पर्सपेक्टिव पे भी देखूंगा। ठीक है, अब आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हो। सपोज हम आज की डेट में वैल्यूएशन करने वाले हैं किसी चीज़ का, तो मेरे पास 3 तरीके हैं उसको असेस करने के। या तो मैं अपने पास्ट में जाके देखूं कि मैंने क्या परफॉर्मेंस की है कंपनी में। ठीक है, मैंने कितने रेवेन्यूज जनरेट किए हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि एक कंपनी पिछले कुछ टाइम से 100 करोड़ से 50 करोड़ 200 करोड़ के करते आ रही है और अगले साल को उसके 5 करोड़ रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक ट्रेंड होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं उस पर्सपेक्टिव को देख के चल रहा हूँ, ठीक है, तो वो सब कहीं ना कहीं मेरे एसेट साइड पे आकर के बैलेंस शीट पे खड़ा हुआ होगा। तो अगर मैं उस बेस को लेके चलूँ तो मेरा एसेट अप्रोच वहाँ पे एप्लीकेबल होती है। तो थोड़ा सा आज अब इसको समझें कि जो बैलेंस शीट को अगर मैं देख के चल रहा हूँ तो आज की जो मेरी सिनेरियो है वो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने उसके अंदर जनरेट किया है। तो राहुल, अगर हम पास्ट को देख रहे हैं और अपने हिस्टोरिकल नंबर्स को देख रहे हैं और बैलेंस शीट के एंगल से मुझे वैल्यूएशन करना है, ठीक है, फॉरगेट अबाउट की सिचुएशन क्या है कंपनी की, तो अगर मैं बैलेंस शीट के एंगल से उसको देख रहा हूँ और हिस्टोरिकल नंबर्स को देख करके मैं वैल्यूएशन करता हूँ तो एसेट अप्रोच इज़ द बेस्ट अप्रोच। लेकिन अगर मान लीजिए हम फ्यूचर में जा कर के देख रहे हैं कि ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में किस हिसाब से कैश फ्लोज जनरेट करेगी, इसका बिजनेस साइकिल क्या है, ठीक है, और अगर ये ग्रोथ स्टेज में है तो फर्दर ईयर्स के फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से जो इसके फिनेंशियल्स डेवलप होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, ठीक है, तो अगर वो ग्रोइंग है और पोटेंशियल मुझे नज़र आता है कि हाँ इसका फ्यूचर ग्रोथ होगा, तो मैं उसको इनकम अप्रोच से इवैल्यूएट करूँगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाता है कि ठीक है, मैंने फॉरवर्ड लुकिंग भी देखा, मैंने बैकवर्ड लुकिंग भी देखा, लेकिन अगर मैं इस प्रोडक्ट को या इस कंपनी को आज मैं कंपेयर करूं आज की सिचुएशन में मार्केट में, व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट, तो अगर मैं इसको मार्केट में ले जाकर कंपेयर करता हूं एज ऑन डेट, तो वो मैं मार्केट अप्रोच के अंदर कंसिडर करूँगा। तो जब हम अप्रोचेस लगा रहे हैं तो अप्रोचेस के अंदर भी बहुत सारे मेथड्स हैं। जब मैं इनकम अप्रोच लगा रहा हूँ तो उसके अंदर भी बहुत सारे मेथड है, और अगर मैं मार्केट अप्रोच लगा रहा हूँ तो उसमें भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो वेरियस मेथड्स, अब फर्दर अप्रोच डिसाइड होने के बाद आपको मेथड भी डिसाइड करना है। ये डिपेंड करेगा कि उस कंपनी का पर्पस ऑफ वैल्यूएशन क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, उस कंपनी के पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा अवेलेबिलिटी क्या है, और इन सब के बाद जितना भी डेटा या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके वैलिडेशन प्रूफ्स क्या हैं। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें हमें पता हो तो उस बेसिस के ऊपर हम लोग अप्रोच डिसाइड कर लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है हमें एक अप्रोच लगानी है, हम 2 भी लगा सकते हैं, हम 3 भी लगा सकते हैं, और किसी किसी केस में सिर्फ एक अप्रोच से ही करना पड़ता है बिकॉज रेलेवेंट डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट और विद द कंपनी। तो सर ये तो समझ में आ गया, 3 अप्रोच के बारे में बहुत अपने डिटेल में समझाया, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से। हमारे ऑडियंस जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझ आ गया होगा। तो जो पहली बात करते हैं, एसेट अप्रोच कब लगाना चाहिए? तो एसेट अप्रोच आपको तब लगानी है जब उस कंपनी का वैल्यू आपको लगता है कि इट इज़ ड्रिवन बाय द असेट्स, नॉट बाय द फ्यूचर अर्निंग्स। या तो आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर अर्निंग्स किस हिसाब से होने वाला है, या फिर आपके पास उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा या फिर वैलिडेशन प्रूफ्स अवेलेबल नहीं है। सेकंड नंबर पे अगर मान लीजिए लिक्विडेशन का केस है, अगर मान लो कंपनी का सेल आउट ही होना है कम्प्लीटली, ठीक है, उसमें आपको पता है अर्निंग कुछ होना नहीं है, जो पास में है आज की डेट में वो बैलेंस शीट में आपके खड़ा है, तो जो भी असेट्स अवेलेबल हैं उनका मार्केट वैल्यू क्या है, तो मुझे वैल्यूएशन उसके अंदर एसेट अप्रोच ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जाकर मैं उसकी अर्निंग कैपेसिटी को कैसे इवैल्यूएट कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसके असेट को जाके तो मार्केट में टेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अप्रोच तो अगेन मेरे को मार्केट असेट अप्रोच ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसी कंपनी के जो
अर्निंग्स हैं वो बहुत वीक हैं, नेगेटिव हैं या फिर अनप्रडिक्टेबल हैं, Okay. तो यू कैन नॉट गो इन द डायरेक्शन ऑफ इनकम अप्रोच, ठीक है, कि वो इतना वेरिएबल है उसके बेसिस पे आप कुछ डिसाइड कर ही नहीं पाओगे, Okay. ठीक है। तो उस केस के अंदर हमें एसेट अप्रोच की तरफ जाना पड़ता है। इसमें एक और भी एस्पेक्ट आ जाता है, एस्पेक्ट नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि आप स्टार्टअप्स सुनते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं कि अभी प्री रेवेन्यू स्टेज है, तो आपको लगेगा कि एसेट तो कुछ है ही नहीं उसमें। सपोज़ करिए कि आपने कुछ उसमें फंड्स इन्फ्यूज़ किया, आपने फ्रेंड फैमिली से पैसा लगाया और उसके बाद आपने कुछ आईपी जनरेट कर लिया उसके अंदर, तो वो आईपी जो है आज की डेट में सिर्फ वही एसेट है आपके पास कोई इनकम तो जनरेट हुई नहीं, Correct. ना ही कोई प्रेडिक्टेबिलिटी है आपके पास कि ये इनकम जनरेट भी कर पाएगा। तो अगर मुझे उस कंपनी का वैल्यूएशन करना है, उस स्टार्टअप का वैल्यूएशन करना है, तो मेरे पास तो सिर्फ एक वो आईपी है। तो उस केस के अंदर सिर्फ जो एसेट अप्रोच लगेगा वो सिर्फ उस आईपी पे लग जाएगा। Okay. और आईपी का अब मैं कैसे लगाऊंगा, मैं ये देखूंगा कि उस आईपी को दोबारा से अगर मुझे जनरेट करना हो तो मुझे कितना फंड डालना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उसके लिए कोई अगर मान लो मार्केट में बायर अवेलेबल है तो कितना पैसा मुझे मिल सकता है, Okay. ठीक है। तो हमें उसके अंदर भी एसेट अप्रोच के अंदर जाना होगा। तो ये सब सिनेरियोज के अंदर हम लोग एसेट अप्रोच लगाते हैं। तो स्पेशली जिसके अंदर आप समझो कि जितनी भी रियल एस्टेट कंपनीज हैं या फिर हैवी मशीनरी कंपनीज हैं जो कि एसेट आप बोलें कि एसेट ड्रिवन है, उन केसेस के अंदर हमें एसेट अप्रोच तो लगाना ही पड़ता है। जैसे कि मैंने रियल एस्टेट का नाम लिया, मैं सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे हैवी एसेट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिसके अंदर बहुत हैवी इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो उन सब केसेस के अंदर कहीं ना कहीं एसेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और एसेट से ही ड्राइव होती है वैल्यू। तो ऐसे केसेस के अंदर यू कैन नॉट इग्नोर द एसेट वैल्यूएशन, Okay. you cannot ignore the asset approach. In that case you have to utilize the methods which comes under the asset approach. Okay. जैसे आपने मुझे बताया कि रियल स्टेट में तो फॉर एग्जांपल अभी अमरपाली बैंकरप्ट हो गई है, राइट, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट मतलब डिले हो गए, इनफैक्ट बने ही नहीं। तो उस केस में गवर्नमेंट ने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका जो पूरा प्रोजेक्ट है एनबीसीसी को दिया है। तो उस सिनेरियो में बेसिकली जो एसेट का क्या रोल होता है, वो कैसे उसे यूज़ करेगी? देखिए ऐसा है कि इट्स नॉट दैट मच सिंपल कि ठीक है, बेसिकली वो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का था और सुप्रीम कोर्ट ने वो सारा का सारा दिया, एनबीसीसी के पास आया और एनबीसीसी का उसमें ये रोल था कि आप ये प्रोजेक्ट को उठा के इसे कंप्लीट करवाइए। अब ज़रूरी नहीं कि एनबीसीसी उसे खुद करेगी, वो उसे आगे फर्दर भी दे सकती है, Okay. ठीक है। तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो रियल इस्टेट डेवलपर्स हैं जिन लोगों को उन्होंने ये ऑफ़र किया और उसके बाद वो उनको दिए गए। उसमें क्या होता है कि जितने भी एसेट आज अवेलेबल हैं, अभी तो देखो जितने भी बायर्स थे उन लोगों ने सब ने पैसा उसमें डाल दिया और पैसा डालने के बाद आज की डेट में उनको कुछ उम्मीद नहीं है मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो डेवलप हो जाएगी सारी प्रॉपर्टी तो उसके बाद तो बायर्स विल कम अगेन। तो आज की डेट में सिचुएशन क्या है कि मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा कि अर्निंग होगी नहीं होगी क्या होगी, तो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसे सिनेरियोज में इवैल्यूएशन कैसे होगा कि जो एसेट अवेलेबल है, जितना एसेट बन चुका, मान लीजिए एक सिर्फ लैंड है तो उसमें तो डेवलपमेंट कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो उसका वैल्यूएशन तो सिर्फ लैंड का वैल्यूएशन जो है। अब अगर मान लीजिए कुछ बिल्डिंग बन गई हैं किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर, 10 टावर में से 5 टावर बन चुके हैं, तो आप सिर्फ 5 टावर के ऊपर, आप 5 टावर में जितना भी आपका मटेरियल लगा है, जो भी लगा, उस पे बेस पे आप वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। तो उस केस के अंदर भी आपको सिर्फ एसेट को ही फोकस करना होगा। आप उस केस के अंदर अर्निंग साइड पे जाकर के फिलहाल नहीं देख पाओगे। कल को मान लेते हैं कि पूरा का पूरा दोबारा डेवलप हो जाता है और ये दिखता है कि यहाँ आगे आने वाले टाइम में अगर जो ये फ्लैट्स हैं या फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनका जब सेल होगा तो सेल होने के बाद जो अर्निंग आएगी, अगर मैं उसको फॉरकास्ट कर सकूँ या फिर उसके अंदर मुझे सर्टेनिटी दिखाई दे कि हाँ अगले 5 साल में 10 साल में इसको रिकवर किया जा सकता है, तब इसके अंदर हम इनकम अप्रोच पे जा सकते हैं। लेकिन आज की डेट में इफ एवरीथिंग इज इन स्टैंड स्टिल सिचुएशन, इन दैट केस हमें क्या करना होगा, जो असेट अवेलेबल है सिर्फ उसके बेसिस के ऊपर ही असेसमेंट करना होगा। बट हाँ, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं या फिर कुछ ऐसे हैं जिनके पास अभी फिलहाल के लिए प्रोजेक्ट नहीं है बट दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, तो आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर आपको बेसिक जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, ऑलरेडी कुछ ना कुछ बना हुआ है उसके अंदर, ठीक है, तो आप वहाँ से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाँ, वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे कि व्हाट एसेट्स आर अवेलेबल एंड इफ दीज एसेट्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू जनरेट रेवेन्यूज इन द फ्यूचर, तो डेफिनेटली वी कैन थिंक ऑफ अनदर अप्रोचेस आल्सो। ओके, तो सर ये तो क्लियर हो गया अबाउट कि एसेट अप्रोच क्या होता है, एंड नेक्स्ट हमारा है इनकम अप्रोच। तो देखिए इनकम अप्रोच में क्या होता है कि जैसे वर्ड ही है इनकम, तो हमारा जो फोकस रहता है कि आने वाले ईयर्स में किस तरह से
ये प्रोडक्ट या फिर ये कंपनी रेवेन्यूज़ जनरेट करेगी या किस तरह से मुझे बेनिफिट देगी। ओके। तो मेरा विज़न चेंज हो गया। अब मैं एसेट नहीं देख रहा हूँ, अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये एसेट मुझे कमा के कैसे देगा, कमा के क्या देगा। सपोज आपने आईपी बना लिया, आपने मशीन भी लगा ली, आपने प्लांट भी सेटअप कर लिया। अब मैं प्लांट मशीनरी को देख करके वैल्यूएशन नहीं करूँगा। अब मैं ये देखूंगा कि जब ये सारे वर्किंग होंगे एंड दे ऑल विल बी इन द वर्किंग कंडीशन, तो ये रेवेन्यूज़ क्या जनरेट करके देंगे मेरे को। ओके। ठीक है। तो ये करने के बाद मैंने मार्केट को स्टडी किया, मैंने एनवायरनमेंट देखा कंपनी का, मैंने ये भी देखा कि मेरी मशीन्स की कैपेबिलिटी कितनी है, कितना पोटेंशियल है, कितने पोटेंशियल पे आज ये वर्क कर रही है, कितना मैं उसको इन्हांस कर सकता हूँ। तो उस बेसिस के ऊपर मैंने एक प्लान क्रिएट किया। आज की डेट के अंदर इसके अंदर मैं कुछ रॉ मटेरियल डालूंगा तो ईयर 1 में जाकर के सपोज मेरा 10 करोड़ का रेवेन्यू होगा, ईयर 2 में जाकर के 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, इस तरह से मेरे रेवेन्यूज़ बढ़ते जाएंगे। अब जब मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा तो उसके बेसिस के ऊपर मेरे नीचे के एक्सपेंस भी होंगे सारे के सारे, और कहीं ना कहीं हम जाकर के लास्ट में अपना पैट लेवल तक आ जाएंगे। तो मैं जब इस पर्सपेक्टिव से देखूंगा कंपनी को, उसके फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल को देखूंगा, मैं उसके कैश फ्लो जनरेशन के पॉसिबिलिटीज़ को देखूंगा, अगर मैं उस डायरेक्शन में देख करके वैल्यूएशन करूंगा तो दैट विल कम अंडर द इनकम अप्रोच। तो एक बहुत ही फेमस वेरी पॉपुलर मेथड इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथडोलॉजी। खैर उसको हम एक पॉडकास्ट में भी अगर देखें तो कवर नहीं कर सकते, इट्स अ वेरी एलैबोरेटेड मॉडल। बट हाँ, ये एक सेंट्रल लाइन इनकम अप्रोच के लिए होता है जहाँ पर हम लोग डिफरेंट कंपनीज़ का वैल्यूएशन करने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो क्रक्स यहाँ पर ये है कि जब हम लोग इनकम अप्रोच के लिए जाएं तो वी नीड टू फोकस ऑन द इनकम दैट विल बी जनरेटेड बाय द सब्जेक्ट कंपनी और द प्रोडक्ट फॉर विच यू आर डूइंग द वैल्यूएशन। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो हमारा इनकम पे रहेगा। ओके सर, कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं इसके इनकम अप्रोच में? देखिए ऐसा है कि अगेन मैं उस चीज़ पे आऊँगा कि जब भी हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं तो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके। ठीक है, सब्जेक्ट कंपनी तो इम्पॉर्टेंट है ही है। सपोज़ करिए कि कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में आना चाहता है, तो अगर उसका इन्वेस्टमेंट कंपनी में जा रहा है तो उसे ये देखना है कि मैं ये पैसा जब इसके अंदर लगाऊंगा तो मुझे कितना इनकम जनरेट होगा, कितना मेरा रिटर्न आएगा इसके ऊपर। अब रिटर्न कभी ऐसा तो नहीं होगा कि आप एसेट के ऊपर ही देखते जाओगे कि हाँ एसेट तो क्या ग्रो होगा। ठीक है, लैंड का रेट तो चलो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप मशीनरी पड़ी है वो तो डेप्रिशिएट ही होनी है ना। तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या देखेंगे, भाई फंड रेजिंग वाला जब असाइनमेंट है हमारे पास, या फंड रेजिंग के केस के अंदर हमें वैल्यूएशन करना है, तो हम ये देखेंगे कि जहाँ पर वीसी पैसा डालना चाहता है उस कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल आगे आने वाले ईयर्स में क्या है। अब ये किसी स्टार्टअप के लिए भी हो सकता है, ये किसी मैच्योर कंपनीज के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको आप दूसरे एंगल से अगर आप देखो तो सपोज करिए आप बैंक फंडिंग के लिए जा रहे हैं या बैंक लोन के लिए, तो बैंक भी आपकी अर्निंग कैपेसिटी देखेगा। करेक्ट। ठीक है, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो इनकम को ही इवैल्यूएट करेगा आपकी कि आपकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। तो फंड रेजिंग के केसेस के अंदर जनरली इनकम अप्रोच लगाई जाती है। जो स्टेबल कंपनीज है जिनके कैश फ्लोज स्टेबल है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, एक पैटर्न में चल रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत भी अगर उसके अंदर नॉइज है, इट्स फाइन। बट हाँ, मेच्योर कंपनीज के केस के अंदर अगर हमें सर्टेनिटी है कि आगे आने वाले ईयर्स में जो मेरे कैश फ्लोज हैं वो मैं उनको मेज़र कर सकता हूँ विद प्रॉपर वैलिडेशन, तो हम उसके अंदर इनकम अप्रोच कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जितने भी मेथड्स इनकम अप्रोच के अंडर आते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू द अजम्पशंस। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी इनकम अप्रोच के अंदर हम लोग जाएंगे और इसके किसी मेथड को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी अजम्पशंस होंगी। ठीक है, अब वो अजम्पशंस क्यों हैं? क्योंकि जो भी आप प्रोजेक्शंस या फोरकास्ट आप करने वाले हैं वो फ्यूचर ईयर्स के हैं। अब आपको नहीं पता कि जो आप अजम्पशन ले रहे हो वो अजम्पशन कितनी रियल होने वाली है, बट एज पर टुडे जितना भी रियलिस्टिक, एज मच एज पॉसिबल जितना रियलिस्टिक हो सके उतना रियलिस्टिक हमें अजम्पशंस कंसिडर करना चाहिए। और अगर उस बेसिस के ऊपर हम लोग वैल्यूएशन करने वाले हैं, ठीक है, वो मैच्योर कंपनी का भी हो सकता है, वो हम स्टार्टअप के लिए भी कर सकते हैं। स्टार्टअप के लिए अजम्पशंस ज़्यादा होंगी, रिस्क थोड़ा हाई होगा। ठीक है, जितना भी मेरा रिस्क प्रोफाइलिंग होगा स्टार्टअप का वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होगा, तो उसके अंदर जो मेरा वैल्यूएशन है कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो ये सब फैक्टर्स और अजम्पशंस को अगर हम लोग कंसिडर करें तो हाँ, इनकम अप्रोच इन केसेस के अंदर लगाया जा सकता है। ओके, तो सर आपने बहुत अच्छे तरह से समझाया। ये तो दो चीज़ हमें समझ में आ गई, राइट। अब लास्ट हमारा आता है मार्केट अप्रोच। ये बाकी दोनों से डिफरेंट क्या है इसमें? तो देखिए ऐसा है कि
यहाँ पर ना तो कोई ओपिनियन है ना कोई थ्योरी है मार्केट अप्रोच में। एक्चुअल व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट, बिल्कुल आप लाइव टेस्टिंग कर रहे हो। ओके। आपने जिस भी प्रोडक्ट का या जिस भी कंपनी का वैल्यूएशन करने वाले हो, आप आज की डेट में मार्केट में जाके देखते हो कि यार इसका कितना वर्थ आ रहा है। ओके। अगर आप इसकी लाइव टेस्टिंग कर रहे हो आज की डेट में, आप सब कुछ इवैल्यूएट करने वाले, तो मार्केट अप्रोच लगाना होगा आपको। ओके। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या करते हैं हम लोग कि जिस भी कंपनी का वैल्यूएशन आपको निकालना है, तो हम ये देखते हैं कि आज की डेट में इस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है और इससे सिमिलर कंपनीज मार्केट में कहाँ ट्रेड होती हैं। अब एक तो ये हो सकता है कि देखो हम स्टॉक मार्केट में जा कर के देखें कि हाँ मेरी ये कंपनी है जिसका मैं वैल्यूएशन करने वाला हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जब जो प्राइवेट लिमिटेड हैं अभी लिस्टेड नहीं हैं, तो उनका वैल्यूएशन हमें करना है। तो उन सिनेरियोज में हम क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं मार्केट की उन कंपनीज के साथ जिनके प्रोडक्ट उस कंपनी के साथ बहुत ही सिमिलर है। ओके। ठीक है, तो उन केसेस के अंदर हम लोग इनके जो परफॉर्मेंस है, जिस कंपनी का हम लोग वैल्यूएशन करने वाला है, उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं एज कंपेयर टू द पीयर ग्रुप ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ओके। ये एक वे है। सेकंड तरीका इसमें क्या होता है कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पे हो रही हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके अंदर एक्विजिशन, मर्जर, ये सब चलता रहता है। तो वो ट्रांजैक्शन ज़रूरी नहीं स्टॉक एक्सचेंज पे हुई हो। ठीक है, तो मर्जर हुआ है कहीं पे या फिर कहीं किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आईटी बेस्ड कंपनी है, उसका एक्विजिशन हुआ है और वो सास बेस्ड प्रोडक्ट बनाती थी। तो अगर मुझे पता है कि वो ट्रांजैक्शन कितने मल्टीपल पे हुआ है, तो मैं अपनी कंपनी का कंपैरिजन उस कंपनी के साथ करके ये पता लगा सकता हूँ कि हाँ ये रफली मेरी वैल्यू कितनी आएगी। क्योंकि अगर उस कंपनी का टर्नओवर मान लीजिए 50 करोड़ था और मेरा टर्नओवर मान लीजिए 30 करोड़ के आसपास है, तो मैं एक रफ एस्टिमेशन बॉल पार्क फिगर तो निकाल ही सकता हूँ। ठीक है, बेसिक। और ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट अप्रोच से ही सारा का सारा ये इवैल्यूएशन कर सकते हैं। हम बाकी अप्रोचेस से भी इवैल्यूएट करने के बाद वी कैन रीच आउट टू द कंक्लूजन कि हाँ इसका वैल्यूएशन इसके आसपास जस्टिफाई है। ओके। ठीक है, तो मार्केट अप्रोच के अंदर हम लोग ट्रांजैक्शन वाली साइड पे जाके भी चेक कर सकते हैं, हम स्टॉक एक्सचेंज पे जाके भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये दो मेथडोलॉजीज जो कि मार्केट अप्रोच के अंदर भी एप्लीकेबल होती है। ओके। और जैसे एक आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट, मतलब ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप ले ले बिग बास्केट हो गया, ठीक है, अब ब्लिंकिट हो गया, इनका प्रोसेस ऑफ वर्क बहुत सेम। तो इसमें आप कैसे मतलब मार्केट वैल्यूएशन कैसे होगा इसका? देखिए इनका तो वैल्यूएशन अगर मान लीजिए लिस्टेड कंपनी है, तो आज की डेट में मतलब रोल ऑफ वर्क बहुत सेम, सब दोनों एक ही काम करती है। तो देखिए इसमें सारी अप्रोचेस के साथ जाना पड़ेगा ना हमें। देखिए कि हाँ एसेट भी देखेंगे हम। अब ज़रूरी नहीं है कि सबके एसेट बेस सेम हो। ठीक है, सबकी अर्निंग कैपेसिटी जो इनकम है मे बी सेम है नहीं है, सबकी वैल्यूएशन अलग अलग इसीलिए क्योंकि उनकी इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी भी अलग है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहाँ पर हम तीनों ही अप्रोचेस से इवैल्यूएट कर सकते हैं। बट हाँ अगर आप मार्केट अप्रोच की बात करोगे तो बेनिफिट मतलब मैं बेनिफिट कैसे उठा सकता हूँ इस चीज़ का। तो सपोज ऐसी दो कंपनीज मार्केट में लिस्टेड हैं और आपने एक अपना स्टार्टअप बना दिया जो कि बहुत ही सिमिलर है इन दोनों से। हाँ, exactly. तो इन दोनों के जो नंबर्स स्टॉक एक्सचेंज पे मुझे नज़र आ रहे हैं वो मेरे को हेल्प करेंगे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए। कि हाँ अगर वो मार्केट के अंदर उसका मल्टीपल से 10 का है, ठीक है, तो मुझे पता है कि आपको भी लगभग उसके आसपास मिलना चाहिए अगर आप उस लेवल की कंपनी बनाए तो। अगर इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो देखिए स्टार्टअप को तो सेम मिल नहीं सकता वो सेम मल्टीपल, तो कहीं ना कहीं वहाँ फिर एनालिस्ट का रोल आएगा। देखो इट्स नॉट सिंपल एक्सेल की आपने लगाया और वैल्यूएशन हो गया। बहुत सारे अजम्पशंस होंगे इसके अंदर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आज की डेट में आपका कोई आईटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, सपोज सास का आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया। अब आप अपने आप को HCL से कंपेयर कर लें या फिर आप अपने आप को TCS से कंपेयर करें, कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। बट हाँ आप एक इंडिकेशन ले सकते हो, दोनों को सेम मल्टीपल नहीं मिलेगा। क्योंकि आप स्टार्टअप हैं, आप अभी जर्नी शुरू करेंगे, उनके पास ऑर्डर्स इन पाइपलाइन है, करेक्ट, आपके पास अभी यू हैव टू जस्ट स्टार्ट। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, बहुत सारे डिस्काउंट्स आएंगे। अब उसमें साइज़ की वजह से भी आपकी डिस्काउंटिंग होगी, आपकी मार्केटेबिलिटी की वजह से भी आपकी डिस्काउंटिंग होगी, तो जो वैल्यूएशन आएगी बहुत लो आएगी। बट हाँ अगर हम कहें कि मार्केट अप्रोच को कैसे यूज़ करेंगे, तो मार्केट अगर HCL और TCS नहीं होगा, सपोज करिए इनके अलावा कोई मान लो सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, तो फिर वैल्यूएशन करने के लिए ये अप्रोच नहीं लगा पाऊंगा मैं। Okay. आज की डेट में AI हमें पता है, आज से 20-25 साल पहले चले जाओ,
AI की कोई कंपनी लिस्टेड नहीं थी, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? तो ऐसा आज की डेट में भी तो ऐसा हो सकता है ना कि एक नया प्रोडक्ट आ जाए जिसका कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो मार्केट में, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई पीयर ग्रुप नहीं है, वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। तो उस सिनेरियो के अंदर क्या होगा कि आप इस वाली अप्रोच को नहीं लगा पाओगे। अब मार्केट अप्रोच के अंदर मैं आपको बता दूं कि इट्स नॉट नेसेसरी, अगर आप इंडिया की मार्केट में वैल्यूएशन कर रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इंडिया की मार्केट को ही देखना है। आप जर्मनी की किसी कंपनी को उठा करके भी मल्टीपल्स को यूटिलाइज कर सकते हो, बट अगेन दैट इज टेक्निकल एस्पेक्ट। आप यूएस की कंपनी उठा सकते हो, आप जापान की कंपनी उठा सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि दैट पीयर ग्रुप शुड बी इन योर कंट्री ओनली। वो ट्रांजेक्शन जरूरी नहीं है इंडिया में हो। अगर आपका स्टार्टअप इंडिया में है, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो पीयर ग्रुप है वो इंडिया में, वो कहीं भी हो सकता है। तो थोड़ा टेक्निकल तो नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है और उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स पहले सेट करने पड़ते हैं और एक वो फाइन ट्यून करने के बाद एक वैल्यूएशन निकल के आता है। इवन मैच्योर कंपनीज के केस में भी, क्योंकि मैच्योर कंपनी में भी अगर आप कंपेयर करोगे दो कंपनीज को, मैंने अभी नाम लिया HCL और TCS, अगर आप इन दोनों का भी वैल्यूएशन अलग अलग निकालोगे तो दोनों के प्रोडक्ट सेम कहाँ मिलेंगे आपको? तो उसमें भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ जाता हूँ, मार्केट वैल्यू तो मुझे दिख ही रही है स्टॉक एक्सचेंज पे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, ये तीनों अप्रोच को हम कैसे लगा सकते हैं और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? देखिए ऐसा है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं, स्टेबल है, तो उसके इसके अंदर हम बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ कंपेयर करके उसको लगा सकते हैं। मान लो FMG सेक्टर के अंदर हम किसी प्रोडक्ट को इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, तो आप वहाँ पर मार्केट अप्रोच यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका कोई स्टार्टअप है और स्टार्टअप वैल्यूएशन हम लोग करने वाले हैं, तो आप मान के चलिए, देखिए स्टार्टअप के केसेस के अंदर कहीं ना कहीं वी हैव टू रिलाई ऑन फ्यूचर फोरकास्ट। ठीक है, तो फोरकास्ट देखने के बाद रेवेन्यूज़ जो आगे आने वाले टाइम में वो जनरेट करने वाले हैं, उसके बेसिस पे हमें लगाना होता है। तो हम स्टार्टअप वैल्यूएशन के अंदर भी मार्केट अप्रोच को यूटिलाइज करते हैं। तीसरे नंबर पे जितने भी मर्जर एक्विजिशंस की डील होती हैं, उसके अंदर मार्केट अप्रोच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर दो कंपनीज मर्ज होने वाली हैं या फिर एक का एक्विजिशन दूसरा करने वाली है, तो वो देखते हैं कि मार्केट में वो सिमिलर ट्रांजैक्शन अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर वो ट्रांजैक्शन मिल जाते हैं तो मार्केट अप्रोच इज़ द बेस्ट अप्रोच देयर, क्योंकि आपको पता है एक्चुअल में क्या ट्रेंडिंग है। ठीक है, मार्केट में क्या उस प्रोडक्ट का या उस सिमिलर कंपनी का प्राइस चल रहा है, तो आप उसके बेसिस के ऊपर कंपनी का वैल्यूएशन आप कर सकते हैं। तो सर ये तो बहुत क्लियरली और बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपने समझाया कि अप्रोच क्या होती है। 3 तरह की अप्रोच आपने बताया। बहुत इनफैक्ट हमारे जितने व्यूअर्स जो देख रहे हैं, इनफैक्ट जो स्टार्टअप्स या फिर स्टूडेंट्स, इनफैक्ट CEO और CFO भी देख रहे हैं, तो उनको बहुत क्लियरिटी मिल गया होगा कि अप्रोच 3 तरह की होती है और इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सर एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो हम तीनों को लगा सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसको। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि देखो अप्रोचेस हम सभी लगा सकते हैं, तो इट विल डिपेंड कि आपका ओवरऑल ट्रांजैक्शन क्या है। ठीक है, और आप किस तरह का पर्पस लेकर के वैल्यूएशन कर रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक केस लेकर के, सपोज करिए कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की मैन्युफैक्चरिंग की कोई कंपनी है। अगर मुझे ऐसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंपनी का वैल्यूएशन करना है, तो मैं सबसे पहले उसके एसेट्स देखूंगा। मैं ये देखूंगा कि उन एसेट्स से कितना रेवेन्यूज़ या फिर कितना आउटपुट निकाला जा सकता है, और आज की डेट में उन एसेट्स का मार्केट में वैल्यूएशन क्या है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक बेस लाइन वैल्यूएशन पता चल जाएगी कि हाँ, ये एसेट लेवल पे इसका वैल्यूएशन इतना है। अब मैं इसमें कंपेरेबल्स यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसको बाकी कंपनी से कंपेयर भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये पहला हो गया। यहाँ पर आपका एसेट अप्रोच कवर हो जाता है। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है यहाँ पर इनकम अप्रोच। तो आज जितना आपने एसेट लगाया है, उस बेसिस के ऊपर आप आगे आने वाले ईयर्स में जो जितना भी रेवेन्यू जनरेट करने वाले, उसका एक बिजनेस प्लान मैं आपसे मांगूंगा। आप मुझे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो भी आपका बिजनेस प्लान है, पूरा P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब कुछ आप मुझे दोगे। उसके बाद आप अपना मुझे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी बताओगे कि हाँ, आगे आने वाले टाइम में ये मेरे प्लान्स हैं, ये सर्टिफिकेशंस मैं लेने वाला हूँ, और ये मेरे जो गवर्नमेंट के जो लाइसेंसेज हैं वो सारे के सारे मेरे पास आ जाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मैं आपके फ्यूचर प्रोजेक्शंस को इवैल्यूएट करूंगा, और उसके बेसिस के ऊपर जो मैं वैल्यूएशन दूंगा दैट विल बी रिक्वायर्ड अंडर द इनकम अप्रोच। ठीक है, तो मैं आपकी सारी इनकम को कवर कर गया। थर्ड नंबर पे अब मान लीजिए जो मेरी ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की कंपनी है, इसको मैं मार्केट में ले जा करके चेक करना चाहता हूँ। तो मैं देखूंगा कि कौन कौन मार्केट में प्लेयर्स हैं। तो हेवल्स है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, ठीक है, वी गार्ड है। तो इन कंपनीज का मैं कंपैरिजन करूंगा अपनी सब्जेक्ट कंपनीज से कि आज की डेट में अगर उनको सपोज एक मल्टीपल X मिलता है, तो मुझे
कितना मल्टीपल मिलेगा और मेरा उस बेसिस के ऊपर क्या वैल्यूएशन निकल के आएगा। Okay. ठीक है, तो ये तीसरा आपका अप्रोच हो गया। अब हाँ, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स भी हो सकते हैं, खैर उसके ऊपर तो डिटेल में जाना इट विल बी टाइम टेकिंग, बट हाँ अप्रोचेस की अगर आप बात करो तो तीनों अप्रोचेस से इस तरह की कंपनीज का वैल्यूएशन किया जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया कि अप्रोचेस हम अपने वैल्यूएशन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइज आज का हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा? इस पॉडकास्ट में हमने बात की कि अप्रोचेस कितने तरीके के होते हैं और अपने वैल्यूएशन में हम कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई भी आपके मन में क्वेश्चंस है या फिर आपके मन में कोई टॉपिक है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। और if you have any query तो विजिट अवर वेबसाइट दैट इज purevalueglobal.com। अगर और आपको डिटेलिंग में और डीपली समझना है कि वैल्यूएशन कैसे करते हैं तो कीप वॉचिंग प्योर वैल्यू टॉक्स। थैंक यू सो मच।